हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्मेन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुषों और बच्चों के हित में काम करती है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें जरूर डोनेट कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। डोनेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं झांसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीनियर एडवोकेट अशोक शर्मा जी, जो कि प्रिंस एडवोकेट के नाम से भी जाने जाते हैं झांसी में, और इनका लगभग 30 साल का तजुर्बा है। अब दुख की बात यह है कि इन्हीं के बेटे पर इनके डॉटर इन लॉ ने 4 साल पहले एक फॉल्स 498A केस दर्ज किया। सिर्फ इनके बेटे पर ही नहीं, उस लड़की ने अशोक जी और उनकी पत्नी को भी इस केस में घसीटा। तो कैसा लग रहा होगा एक पिता को जो खुद एक एडवोकेट है लेकिन मजबूर है कानून के सामने और अपने बेटे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो चलिए सुनते हैं अशोक शर्मा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। स्वागत करते हैं सीनियर एडवोकेट अशोक शर्मा जी का। नमस्ते शर्मा जी एंड वेलकम टू फॉर्मेन इंडिया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप एक सीनियर लॉयर है, सीनियर एडवोकेट है, और आप पिछले लगभग 30 सालों से इस फील्ड में हैं। और आपने आज तक ऐसे कई सारे केसेस देखे होंगे, चाहे वो डीवी हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, डाउरी हो, 498A हो, या अलग किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो। लेकिन इनमें से ऐसे कई सारे केसेस ऐसे भी आपने देखे होंगे जहाँ पे एक लड़की एक लड़के पे फॉल्स केस कर देती है, जो गलत है। और ऐसे कई सारे लड़के हैं जो इनोसेंट है, लेकिन बिना किसी वजह से उनको जेल में सड़ना पड़ता है क्योंकि उनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है, या फिर जो आम बात है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। अभी कुछ दिन पहले हमने आपके सन विहान शर्मा का भी इंटरव्यू लिया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरी सबके सामने रखी थी, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम, अपने ट्रॉमा के बारे में सबसे शेयर की थी। तो शायद ये सवाल पूछना सही नहीं हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक सवाल पूछूंगी कि एज ए फादर, आप एक इतने बड़े लॉयर हैं, तो एज ए फादर जब आपके बेटे के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा था? मतलब वो फीलिंग क्या थी? अगर आप हमसे शेयर करना चाहेंगे बहुत खुशी होगी हमें। जी, एक्चुअली है क्या कि मैंने अपने फील्ड में लगभग 30 साल काम किया, और मेरे मेरे को ये लगता था कि इस लाइन में जो मैंने अनुभव लिया है उस हिसाब से मुझे लगा कि कोई भी लड़की मेरे घर में बहू बन के अगर आएगी तो मैं प्राउड के साथ ही अपने दोस्तों से ये कहता था कि उसे हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म। इसलिए कि एक तो मेरे परिवार में ज्यादा मेंबर नहीं है, दूसरी बात मैंने अपनी एक जवान बेटी खोई है। तो जब मैं इस बहू को लेने गया तो मैंने सिर्फ उससे यही कहा था कि आप हमारी बेटी की कमी पूर्ति करें। हम्म। इसके अलावा इसके फादर से मैंने एक लफ्ज ये नहीं कहा कि तुम हमें शादी में क्या दोगे, क्या हमारी इच्छा है। नहीं, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी इच्छा जो हो अपनी लड़की को आप समर्पित करें। हमारी इतनी बात उसने अपना बताया कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम्म। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें लड़की चाहिए, हमें आपका अर्थ नहीं चाहिए। हम्म। और हमने इस लड़की का संबंध अपने एक रिलेटिव होने के नाते, क्योंकि दूर के रिश्ते में भी थे, परिचित थे, कर लिया। करने के बाद में ये स्थिति हुई कि इन्होंने जब हमारी हैसियत को देखा उस हिसाब से इन्होंने अपनी इच्छाएं बताई। हम्म। हमने कोशिश की कि भाई उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। हम्म। तो मैंने सारा अपना वो सब कुछ किया जो मुझे उसके सम्मान के लिए करना चाहिए था। बेटी को शादी में लेके आए। शादी में डबल मैरिज गार्डन हमने बुक किए थे क्योंकि हमारा यहाँ व्यवहार अच्छा था, और ये संख्या 10,000 से ऊपर हो रही थी हम्म। जो हमारे मेहमान थे। ओके। इनके लिए इनके लिए अलग से होटल से बुक किए, क्योंकि ये तो खाली हाथ आए थे अपनी एक बस में कुछ लोगों को लेके। हम्म। तो सारी इनकी एवन की व्यवस्था करके शादी में मैंने अपनी हैसियत के लिए, अपने बच्चे के सुख के लिए वो सारी सुविधाएं दी। लगभग 50 लाख के आसपास हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था। और लोगों ने देखा था कि शादी कैसी की, ये भी खुश थे, अच्छी तरीके से ये भी खुश थे, इनके मन में भी कोई ऐसे भाव नहीं थे
हम्म और अच्छे से शादी संपन्न होगी। लेकिन मेरी एक बात समझ में ये नहीं आई कि उस शादी में सैकड़ों फोटोग्राफर रहे, इनके इतने बड़े बड़े एलसीडी लगे हुए थे पूरे विवाह घर में, एकड़ों में विवाह घर फैला हुआ था, हजारों लोग वहां पे एविडेंस के तौर पर मौजूद थे। किसी भी एलसीडी के पिक्चर में या इनके कैमरे में जो इन्होंने बनवाए उसमें भी इनके द्वारा कोई भी गिफ्ट हमको या कोई सामान दान दहेज का देते हुए कहीं कोई फोटोग्राफ नहीं। ओके। क्योंकि मैंने मांगा नहीं था तो मैं हम्म इनसे कुछ कहा भी नहीं। हम्म ना वो बच्ची मेरे पास आई, इवन ही हमने ये देखा कि इन्होंने अपनी बच्ची को ओढ़ने बिछाने के लिए एक जोड़ी कपड़े भी नहीं। ओके। हमने सारी व्यवस्था अपने बच्चे के लिए अलग से एक सेपरेट पोर्शन बनवाया, ऊपर उसमें फर्नीचर लगवाया, सब कुछ इनको बना के मेंटेन करके कि हमारे घर में एक खुशी आ रही, सब कुछ उसके लिए किया। हम्म बच्ची जैसे ही आती है, आने के बाद में आज विदा होके आई, कल वो हाफ नेकर में और टॉप में, एक हाथ में छड़ी लेके और शूज पहन के नीचे खड़ी बाहर। ओके। हमारे कम से कम 50 और रिश्तेदार बाहर बैठे कुर्सियों पे। हमने तो कभी बच्ची को गौर से देखा नहीं था, तो हमने मिसेज से पूछा कि लड़की कौन है। हम्म बोले ये आपकी बहू है पूजा। मैंने कहा यार अभी कल ये डोली से उतर के आई, आज ये हाफ नेकर में बाहर खड़ी, हम्म क्या इसके परिवार वालों के संस्कार है। फिर भी मैंने उस बच्ची को समझा के बेटा जाओ कपड़े चेंज करके आ। हम्म। बड़ी मुश्किल में वो एक्साइटेड होके अंदर गई और फिर बाहर नहीं आई, अच्छा। गई नहीं। दूसरे तीसरे दिन बच्चों को जैसे हम लोग भेजते हैं, इसने इच्छा व्यक्त की दोनों ने कि हमें बाहर पापा हनीमून के लिए जाना है। ठीक, हम्म हाल के हाल एसी का कार में बुक करा के इन लोगों को जयपुर जोधपुर के लिए भेजा। हम्म अपना जाके इन्होंने 10-12 दिन जो भी लगा एंजॉय किया, हम्म अच्छे महंगे महंगे होटलों में रुके, खूब पैसा खर्च, 30-40 हजार रुपए खर्च करने के बाद में उसके परिवार वाले आए, विदा करा के ले गए। ले जाने के बाद में हमें पता नहीं चला कि आखिर क्या वजह हुई। वो लड़की अपने पिता को लेके हम्म बड़े बड़े सूटकेस में दो में सामान अपना भर के वहां से मायके से बिना बुलाए वो रोडवेज बस से आ गई लेके। तो मैंने कहा, पूछा, जब उसने हमें बताया, मैं कोर्ट में ड्यूटी कर रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, हम्म लड़का हमारा दिल्ली में था। तो हमने पूछा कि भाई हम आते लेने के लिए, जिस लड़की के तिलक गोदी के लिए हम लोग करीब 50 गाड़ियां लेके गए थे, उसके इतने सीनियर काउंसिल की बहू रोडवेज से आ जाए वो भी बिना बताए, हम्म अच्छा नहीं लगा। यहाँ लोगों में हमारी एक क्रेज है। हमने इनको रास्ते से उतार के फिर भी कुछ नहीं कहा, गाड़ियां भेजी और इनको घर बुला के अपनी इज्जत बनाई। हम्म उस इंसिडेंट के बाद में ये लड़की आने के बाद एकदम उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी, हमारी समझ में नहीं आया। एक दो बार पूछने की कोशिश की, बेटा क्या बात है। बोले पापा हमको पढ़ाई करनी। तुमने कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लेना, तुम जो तुम कहोगे वो मैं पैसा खर्च करूंगा। इसके बाद पढ़ाई की बात थोड़ी सी आई गई होगी, दूसरे दिन से फिर इसने बात नहीं की। हम्म बच्चा आया, बच्चा आने के बाद फिर ये बच्चे के साथ में चली गई। बोले हम जो है अभी 2-4 दिन रह के आए। हम्म वहां जाने के बाद हस्बैंड के साथ में फिर इसने उसको कुल्लू मनाली चलो हमको लेके। कुल्लू मनाली लड़का लेके गया, 25-50 हजार रुपए वहां खर्च हो के 2-4 दिन बाद ये लौट आए। अब इतना सब कुछ होने के बाद इस दौरान हमको ये लगा कि भाई अगर ये दोनों खुश हैं वहां पे, तो मैं जाके अपनी पत्नी को लेके गया, दोनों बच्चों को बैठाला और वहां पे गुड़गांव में इनको बढ़िया एक फ्लैट खरीदवा के और इनको एक 10 लाख की गाड़ी हमने गिफ्ट की अपनी तरफ से, पूरा सामान भरवाया। वाइफ से कहा कि भाई नई है बहू, अभी उसको अकल नहीं होगी, 2-4 दिन तुम रुको। तो मैं इनको करीब छोड़ के आया 15 दिन के लिए। ओके। 15 दिन में वाइफ ने बताया कि एक भी दिन इसने घर में अपने रूम से निकल के ये नहीं कहा कि आज मम्मी आपको नाश्ता बना दें या अपने हस्बैंड को बना दें हम्म या उसके लिए कुछ किया हो। कुछ भी नहीं हुआ, वो सब वाइफ करती। सोचा कि शायद अब अक्ल आएगी, अब अक्ल आएगी। बाद में जब हमने ये देखा कि इन्होंने माँ बेटे को ही आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, तो हम्म एक दिन वाइफ का फोन आया कि हम बहुत दुखी हैं और यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। हमने ये सोचा, हमने कहा चलो हो सकता है कि इनकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा हो। मैं गया तो अपनी वाइफ को लेके चला आया। यहाँ आने के बाद फिर हमारे पास में खबर आती है, और मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, मैं एक्सीडेंट में पलंग पर डला था। वजह जब हमने पूछा
तो वजह ये बताई गई कि वो वाइफ जो है हमारी अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें यहाँ की लोकेशन बताओ और हमारे मित्र लोग यहाँ आना चाहिए, स्पष्ट तौर पे। स्वाभाविक है, कोई भी हस्बैंड है इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, मतलब उसने कहा भाई हमारे उसके सामने, मतलब मेल फ्रेंड्स जो है, लड़के। मेल फ्रेंड। हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो उसने कहा कि भाई आप, हम बैठे हैं, हम उनका वेलकम करेंगे, आप बुलाइए। बोले नहीं नहीं, वो आपके सामने नहीं आएंगे। अब थोड़ा डाउट क्रिएट हर आदमी को हो जाता, नई शादी हुई है, ऐसी बातें आप करोगे, और हम्म वो भी तब जब आप 5 बार हनीमून के नाम पे बाहर लाखों रुपए खर्च कराए हैं और आपने अपने पति को, अपनी बॉडी को ऐसे उंगली से टच नहीं करने दिया। हम्म। आपका वर्ड था कि 7 साल आपको, 7 ईयर आपको वेट करना पड़ा था मेरे अच्छा। साथ शारीरिक संबंध बनाने में। तो ओके। ये दिक्कत जब पति पत्नी के बीच में प्रकट होने लगी, हम्म एक दिन ये हुआ कि मुझे इनके मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया कि आपकी बहू चौथी मंजिल पे छत पे चढ़ के और आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है। अच्छा। लड़की के पैर में प्लास्टर चढ़ा, वो हिलुल नहीं पा रहा, और हम्म पत्नी जाके मंजिलों पे पार करके ऊपर चढ़ जाए, ये कैसे जाए। हम्म किसी तरीके से इसने उसको बचाया और लौटा के समझा बुझा के ले आए। फिर लड़की ने हमें फोन किया, हम फिर गए दोबारा गाड़ी लेके, तो इनका सामान वहां से पैक करा के और वापस ले आए झांसी। हम्म झांसी ले आने के बाद दोनों को समझाया बुझाया काफी अच्छे तरीके से कि बेटा ऐसे नहीं चलता है, अब आप घर की बहू हो, आप किसी की पत्नी हो, ये कोई बात थोड़ी होती। शादी का मतलब क्या हुआ कि आप 7 ईयर हस्बैंड के लिए अगर इस तरीके की कंडीशन रखेंगे, ये तो एक मानसिक क्रूरता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप बताइए कि अगर आप इतनी क्रुएल्टी अपनाएंगी और अगर हस्बैंड आपसे कुछ भी ऊंची आवाज में बात करता है तो आप कहते हैं, हे मिस्टर विहान शर्मा, औकात में रहो। ये हम्म रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो हम्म ये लफ्ज जो है इस तरीके के जब होने लगे तो हमने कहा इनका माहौल ज्यादा बिगड़े। मैं इन दोनों को ले आया घर और समझा बुझा के इनके पेरेंट्स को बुलाया, बताई बात, कोई नहीं आया। हम्म। ना मिलने आया, ना कोई समझाने आया, ना किसी ने कुछ कहा। बोले वो आपका मैटर है, आप देखो, हम्म मेरा काम शादी करना था, मैंने कर दिया। ये शब्द थे। खैर, मरता क्या नहीं करता, हमने उस बच्चे को समझा बुझा के अपने बेटे को भी समझाया और हम्म दोबारा फिर भेज। हम्म दोबारा भेजने पे ये हुआ कि अगर इतना लंबा एक गैप हो जाता प्राइवेट नौकरी में, तो इनको मजबूरी में नौकरी से रिजाइन देना। हम्म जब रिजाइन दे दिया, तब हमने इनको कहा घबराओ नहीं, नौकरी दूसरी मिल जाएगी, परेशान मत हो, जब तक आप वहां हो तब तक सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, आप हम्म बहू को रखो। फिर उसने बेचारे ने प्रयास किया कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट वही कंडीशन, अगर 3 3 दिन तक एक छत के नीचे हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरे में सोते रहेंगे और आप कुछ भी काम नहीं करोगे, 24 आवर्स आप मोबाइल में अपने दोस्तों से चैट करते रहोगे, आखिर कौन हस्बैंड इसको बर्दाश्त करे। कि बिल्कुल। थोड़ा टाइम हमें भी तो दो, हम नहीं कहते आप अपने दोस्तों से बात नहीं करो, लेकिन कम से कम हस्बैंड का भी तो कुछ हक बनता है। बट आपने वो नहीं किया, और ना करने के दौरान ये स्थिति हुई कि दोनों में कटता पैदा हुई। उसी दौरान ये लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में चूंकि मैं बेटी खो चुका था, एक पीड़ित पिता था, हम लोग नहीं चाहते थे कि मेरी संतान को कुछ हो। जब सबके बच्चे आ रहे थे तो हमने इनको भी फोन किया, हमने बेटा आप आ जाओ। घर बुला लिया। घर बुलाने के बाद में अभी हमने इनको बढ़िया सा एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि पापा हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं। ठीक। तो जो भी उसमें हमारा खर्चा आया, 25 50 लाख रुपए, मैंने अपने लड़के की लाइफ के लिए कि दोनों ये खुश रहे, अपने घर का जो कुछ सब सामान हमारे पास जितना पैसा जहां से आ सकता था मैंने कर भी लगाया। लगाने के बाद इन दोनों के लिए ऊपर सेपरेट पोर्शन बनाया, तीसरी मंजिल पे इनका ऑफिस बनाया, नीचे मैं, मेरी वाइफ, 2 सर्वेंट, मदर फादर जो लगभग जो है ओवर 280 थे बुजुर्ग, हम हम्म लोग अपना नीचे काम करते। लेकिन आज तक उतर के इसने, लड़की ने खाना नीचे बनाया, न कोई काम में हाथ बटाया। हम्म जब भी इससे बात करने की कोशिश की तो इसने वो जरूर जवाब दिए, तो हमें लगा कि यार हमें 1 2 साल वेट करना चाहिए, शायद हो सकता है इसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। हाँ। बट हद तब हुई कि जब एक दिन रात के 1:30 बजे हमारे बेटे की रोने की आवाज हमको नीचे आई। हम्म वाइफ ने बताया, बोले भैया क्यों रो रहा है, देखो जाके। तो वाइफ को हमने भेजा, हमने, तुम बहू बेटी है, एक बार पहले तुम आगे जाओ। मैं हम्म। भी गया वहां पर, तो देखा ये दूसरे कमरे में बगल वाले में बिल्कुल बेसुध बुखार में पड़ा हुआ है। अच्छा। बहुत तेज इसको फीवर था और ये दुखी था, रो रहा था। तो मैंने पूछा बात क्या है, तुम यहाँ क्यों हो? बोले वो अपने कमरे में नहीं आने देती।
तब हमने इससे एक बार पूछा कि बेटा ऐसे कैसे चलेगा, ये हस्बैंड है आपका, हम्म। अगर इसको फीवर हो रहा था हुआ आप नहीं संभाल सकते थे तो आप हमें बताओ। माँ बाप थे, हम कुछ करते, ले जाते हॉस्पिटल, इलाज कराते, बट तुम तो आराम से पढ़ के सो रही हो और तुम इस तरीके से इसको, बच्चे को, हम्म। हम कैसे बहू बेटे के कमरे में आ सकते हैं, अचानक मैं तो नहीं आ सकता ना। हम हम्म। तो समझे कि दोनों आराम से हैं। बच्चा हमारा इतना सीधा है कि वो फिर भी कोई शिकायत नहीं करता। अगर हम नहीं देखते तो वो ये भी नहीं बताता। फिर उसने थोड़ा सा मदर को इशारा दिया कि मम्मी इतने दिन हो गए और इसने इसके बीच में, हमारे इसके बीच में हस्बैंड वाइफ जैसे कोई संबंध नहीं बन पाया। ओके। ये इस क्रुअल्टी के लिए जब इनके माता पिता को फोन करने की कोशिश की, भाई इनके कोई बहन होती तो लड़का बात कर लेता, भाभी होती तो लड़का बात कर लेता, कोई इनके घर में है ही नहीं। लिहाजा वाइफ को हमें उनकी पत्नी से, माँ से, लड़की की माँ से कहलवाना पड़ा कि भाई ऐसी कैसी शादी, ये आपकी लड़की 7 साल वेट करने के लिए बात करती, हाँ। कोई हस्बैंड रहेगा क्या। बिल्कुल। तो इतने गंदी भाषा में उसने जवाब दिए कि हमको भी शर्म आती है आपको वो बताने में, ऐसे वर्डों का प्रयोग किया। खैर मजबूरी में होके हमने बात बंद कर दी। बात बंद करने के बाद में फिर इसने कहा कि हम पढ़ने जाएंगे। एक्चुअली इसको पढ़ने का एक बहाना था। इसने वहां अपने स्कूल की प्रिंसिपल से, इसे नहीं मालूम था कि जिस कॉलेज में हम भर्ती करा रहे हैं वो हमसे परिचित होंगे। उससे कहा कि हमें तो उस घर से इतनी देर के लिए बाहर आना था, इसलिए मैंने एडमिशन लिया। जाता था, एक ड्राइवर छोड़ के आता था, लेके आता था, इनको सब कुछ सुविधाएं दी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। बट उसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। लास्टली जब जाने लगी तो एक दिन बोली, बोले पापा जो है हमको, सब मामा के यहाँ शादी थी हमारे साले के लड़की की, वहां जाना है, चलो इसके घूमने से फ्रेश मन हो जाए। तो मैंने इन तीनों को गाड़ी से वहां पे भेज दिया। ये ड्रॉप करके दिल्ली चले गए। माँ बहू और वो, बहू और सास रही वहीं पे। 2 दिन बाद बड़ी अच्छी शादी हुई। 5 जुलाई को वहां शादी में ये डांस कर रही, सब नच रही वहां पे। वहां भी इसका कुछ चाल चलन इस तरीके का रहा कि जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सारे सबूतों के साथ में वहां से हम इसको फिर लेके आए। लेके आने के बाद में 5 जुलाई को रात में हम यहाँ पे वापस आते हैं। 6, 7, 8 इसने अपने भाई को फोन किया। 8 तारीख को इसके भाई आते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से विदा करा के ले जाते हैं। उसी दिन इसने कहा पापा ये मंगलसूत्र भारी है, जेवर पुराना है और हमको एक हीरे का मंगलसूत्र चाहिए। मैंने हाल के हाल ज्वेलर्स को फोन करके कहा कि जाओ इसको जो पसंद हो दे दो। अभी भी मेरे पास उसकी रसीद है। हमने इसकी खुशी के लिए क्या नहीं किया, जो कर सकता था वो मैंने किया कि हमारा परिवार टूटे नहीं। क्योंकि मेरे एक ही संतान है और हम चाहेंगे कि उसकी खुशियों के लिए हम जिंदा है। अगर उसकी खुशी नहीं है तो हमारा जीवन बेकार। सारे प्रयास करने के बाद 8 जुलाई को ये जो है अपने भाई के साथ बाकायदा तैयार होके खुशी खुशी विदा होके अपने मायके गई। हम्म। मायके जाने के बाद में महीने 15 दिन इसने हमको भी व्हाट्सएप पे मैसेज किए, पापा हम आ जाएंगे और ये हमारे यहाँ त्योहार है ऐसा और ऐसा। तो ठीक है हम्म। कोई बात नहीं, रक्षाबंधन करके आ जाएंगे। रक्षाबंधन बाद हस्बैंड वाइफ में कोई कम्युनिकेशन हुआ। इन्होंने पत्नी होने के नाते पूछा कि भाई 2 महीने हो रहे हैं, अब आपका कुछ इरादा है, अब आप किसी घर की बहू हो, किसी की पत्नी हो, तो इसके साथ फिर वही अभद्र व्यवहार, उल्टे सीधे जवाब। और वाइफ कम बात करे, उसकी माँ ज्यादा बात करे। भाई एक शराबी कबाड़ी टाइप का, गुंडा टाइप का था, उसको हम समझ नहीं पाए थे। वो अलग धमकी दे रहा, हम उठवा लेंगे, तुमको बताएंगे, तुम्हारी लोकेशन ले लेंगे। वजह पूछो भाई, वजह क्या है, किसी से कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वजह ये है कि आप दिल्ली में अलग मकान लीजिए, वहां हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप वहां नहीं आएंगे। आप मतलब ये शर्त तो बड़ी कर दी है, हमारे एक ही संतान, हमने इसकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। और अगर कोई आदमी ऐसी शर्त रखे, आप बताएं कैसे पूरी की जा सकती। उसको हमारे लड़के ने नहीं माना। नहीं माना, इन्होंने गाली गलौज, मारने मारने की धमकी दी। हम्म। उसने परेशान होकर उनको ब्लॉक कर दिया। ओके। वो ब्लॉक होने के बाद में लगभग 4 माह बाद इन्होंने एक फॉल्स एलिगेशंस लगाते हुए मेरे ऊपर कि अच्छा। 5 जुलाई को मैं अपने काम काज में घर में व्यस्त थी, हम्म। मेरे फादर इन लॉ आए और मेरे जो है नाजुक अंगों पे प्रेस किया और मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। अच्छा। अच्छा। आप देखिए कि जिस लड़की के
हमने कभी उस लड़की से पैर नहीं छुड़वाए, और हम्म। मैं उसको हमेशा बेटी से बढ़ के सम्मान दिया। एक पिता के लिए इससे बुरा दिन क्या हो। बिल्कुल। तो उसकी बेटी उस पर ये आरोप लगाए, हम्म। और उन आरोपों में दम इसलिए नहीं कि 5 जुलाई को आप झांसी में ही नहीं, हमारे पास नहीं, ऐसी स्थिति में आप ऐसे घिनौने आरोप लगा रही हैं। हम्म। कौन विश्वास नहीं करेगा। एक एफआईआर हम लोगों के खिलाफ करा दी, लड़के को कह दिया कि वो लड़कियां रखता है, मंगाता है। वाइफ को कह दिया है कि उनके पास आदमी आते तरह तरह के, अय्याशी कराती हैं वो, लड़की सप्लाई करती हैं। जबकि मेरे परिवार में ऊपर टेनेंट रह रहे हैं, नीचे हमारे मदर फादर रह रहे हैं, बीच वाला पोर्शन आपका है। हर घर में हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, बाहर कैमरे लगे हुए हैं। पॉश कॉलोनी का हमारा मकान है, जहाँ से पुलिस का थाना भी 25 मीटर दूर है। आपने कहीं कुछ नहीं किया, और आप सीधे फटे हुए कपड़ों में भीख मांगते हुए अपने मायके पहुंच गई। और मायके 5 जुलाई को पहुंचने के बाद कपड़े अपने सिलवा के फिर दोबारा से मेरे घर आ गई। फिर आप 5 जुलाई रुकी, 6 जुलाई रुकी, 7 जुलाई रुकी, 8 जुलाई रुकी। 8 जुलाई को आपके भाई लोग आते, आपको विदा करा के ले जा रहे, कहीं कोई शिकायत नहीं। हम्म। ऐसे एलिगेशन जिन्होंने लगा के आपने एक एफआईआर करा दी। चूंकि मैं निर्दोष था, हमारे पास सारे सबूत थे। हम्म। हमने उस सफाई को अपने अधिकारियों को बताया, जांच अधिकारी को बताया कि भाई ये सीडीआर है इनकी, इतने तारीख को यहाँ थी, इतने को यहाँ थी, यहाँ इनका भाई था, इसकी सीडीआर, सारे सबूत हमने रखे। लिहाजा उन धाराओं से हमें मुक्ति मिली जांच में। लेकिन 498 का जो एक हम्म। ट्रेडिशन है, जिसका जो अंतिम अस्त्र होता है, उसका समाधान नहीं। हम्म। उसमें हम लोगों को चारों को, तीनों को चार्जशीटेड कर दिया। अच्छा। तो जब ये चार्जशीटेड होने, हुआ, लाइक विहान के मदर का क्या रिएक्शन था, आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था इस सिचुएशन पे? परेशान थी। एक तो जिसकी जवान बेटी चली गई हो, वो तो वैसे ही आंसुओं के मारे उसकी आंखें फूट चुकी थी। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद जैसे बेटी बना के धोखे में हम ले आए, वो जहरीली नागिन निकल गई। उसने जो हमारे साथ किया, इसकी उम्मीद उनको भी नहीं थी। हम्म। उन्होंने तो अपनी बेटी की तरह सारी शादी की पूरी कैसेट वीडियो रखे हुए हैं, उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसका सारा काम निपटाया। हाँ हाँ हाँ। और उसे समझाया कि बेटा मेरे बाद ये सब तेरा ही है, चाहे हम्म। अभी ले जा, चाहे बाद में ले जा, लेकिन जब तो तक हम कितना बुरा जिंदा हैं। सिचुएशन था वो उनके लिए और आपके लिए भी। मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोगों का उस समय ये पोजीशन थी कि तीनों आदमी एक साथ बैठ के जहर खाने तक को तैयार हो गए थे। हम्म। वजह उसकी क्या, वजह उसकी ये है कि मैं यहाँ लगभग 19 ईयर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट रहा। हम्म। 9 ईयर में अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट लीडर रहा। हम्म। 18-19 साल में यहाँ दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर का यहाँ जर्नलिस्ट रहा। हम्म। वर्तमान में शादी के टाइम पे मैं उत्तर प्रदेश मानव अधिकार का चेयरमैन था, ह्यूमन राइट्स का। हम्म। आप सोचिए उस पिता के लिए क्या क्या बीतेगी, समाज में क्या संदेश जाएगा। हम बिल्कुल। अपने घर के नहीं संभाल सके तो दूसरों को क्या न्याय दिलाएंगे। और लोग तो ये समझेंगे नहीं ना कि आप निर्दोष है, वो तो यही सोचेंगे कि लड़की ने कोई चाहे कोई मतलब नहीं कुछ मानने किया को होगा। तैयार, कोई नहीं मानने को तैयार। हम्म। अरे हर आदमी के साथ 10 दुश्मन होते हैं तो 10 दोस्त होते हैं। दुश्मन तो दुश्मन की नजर से ही अंदाज लगाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो मखौल हमारा उड़ा। हम्म। बट हम सच्चाई के लिए लड़ते रहे। हमने कहा मैं इन जो है झूठी अफवाहों पे या झूठी शान के लिए हम किसी को शेयर ना करें अपनी बात। मैंने अपने सारे अधिकारी मित्रों को शेयर किया, जजेस को शेयर किया, पुलिस अधिकारियों को सारी बात बताई। हम्म। लोगों ने साथ भी दिया हमारा। आज हम इस मुकाम पे हैं कि झूठे आरोप लगाने वाली औरत कुछ भी कोर्ट में साबित नहीं कर, हम्म। कुछ भी साबित नहीं कर पा रही। अभी भी वो ट्रायल चल रहा। अच्छा। बट देश का जो गंदा घिनौना हम्म। कानून है, हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो इतनी निकृष्ट है कि जिसको दिखाई दे रहा है कि इनकी दोनों आंखें सही हैं, ये किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कानून कहता है इसका भी सबूत लाइए। हम्म। बिल्कुल। और उसके उसके उन झूठे आरोपों पर विश्वास करके मेरे लड़के के ऊपर 10,000 पर मंथ मेंटेनेंस उस पर फिक्स कर दिया। बिल्कुल। लोअर कोर्ट में हमारी एक बात नहीं सुनी गई, सारे सबूत देने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एफिडेविट वहां पे मांगा जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप अपने हालात के बारे में एक एफिडेविट दीजिए।
कि जो आप अपने दावे में लिख रहे हैं ये सही है, अगर ये झूठा पाया गया तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, हम्म। आपको जेल भेजा जाएगा। हम्म। ये उसमें लिखा होता है। उस एफिडेविट पे भी उस लड़की के द्वारा एक भी बात सही नहीं लिखी गई। हम्म। एक चीज एक जगह कहती है लड़का हमारा पति नौकरी करता है, दूसरी जगह कहती है कि साहब हमारा पति एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, हम्म। तीसरी बार कहती है हमारे पति के नाम हमारे गांव में 25 एकड़ जमीन है। हम्म। डिफरेंट, 2000 फॉल्स। सारे सबूत मैंने कोर्ट को दिए, सारी बातें मैंने कोर्ट में कही, हम्म। लेकिन हमारी जजों ने एक नहीं सुनी। वही प्रॉब्लम है सर जी कि कोर्ट में ना लड़कों की बात सुनी ही नहीं जाती। मतलब ऐसा नहीं, है कि लड़की ने कहा कुछ है तो भी नहीं लड़की ने सुना। सही कहा होगा उनका। हाँ, कुछ भी नहीं सुना। लड़की को प्रूव कराना चाहिए था कि जो वो कह रही उसको सबूत तो दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लड़की को ये प्रूव कराना चाहिए था कि जो एलिगेशंस के आधार पर उसने घर छोड़ा है और वो यहाँ मजबूरी में बता हम्म। रही कि हम रह रहे हैं माँ बाप के हैं, वो एलिगेशंस में कितनी दम है। अगर उसने एफआईआर की है तो पुलिस ने उसमें चार्जशीट लगाई है, उसकी रिपोर्ट एक बार देखना चाहिए। हम बिल्कुल पेश कर रहे हैं, एविडेंस तो पढ़ना लाना चाहिए। चाहिए ना, उसके पास लेकिन एविडेंस होगा अगर सारी वो एलिगेशंस लगा रही है तो। सारी एविडेंस को ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी को इग्नोर किया और हम्म। हमारे ऊपर, हमें नहीं कहना चाहिए, मैं भी एक सीनियर एडवोकेट हूं, हम उस बात को प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम्म। बट बोली बोल के कि अगर आप 20,000 दे रहे हो तो मैं इतना कर दूंगा, और अगर आप 40,000 दे रहे हो तो मैं इतना कर दूंगा। तो उस तरीके से सेटिंग बना के वहां के एडवोकेट से और किसी तरीके से हमारे लड़के पे 10,000 बांध दिया। अच्छा। हम्म। हमने सोचा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम्म। हमने सोचा हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम हाई कोर्ट रिवीजन में गए। हाई कोर्ट में हमने सारी बात अपनी कही। हम्म। हाई कोर्ट ने हमको सिर्फ इतना रिलीफ दिया कि जो हमारा मनी था, डेट ऑफ है प्लिंट से, दावे की तारीख से जो बनना चाहिए था, उसको हाफ कर दिया संतोषजनक करके। शेष को कहा गया भाई आप जमा करिए अगली सुनवाई तक, हम्म। और अगली सुनवाई कह के उस मामले को लिस्टेड करके फेंक दिया। तब से आज तक 4 साल हाई कोर्ट ने हमारी बार बार लिस्टिंग करने के बाद कोई सुनाई नहीं। हम्म। मतलब 4 साल का मतलब ये है कि 1,20,000 रुपए पर मंथ हम, ये पर ईयर हम दे रहे हैं। हम हाँ। 5 लाख रुपए समथिंग उनको दे चुके मैं एरियर मनी के। हम्म। तो कुल 5 लाख उन्होंने शादी में खर्च कर दिया था, वो अब तक ले चुके, और कंटिन्यू अभी भी मैं अपने घर के जो भी एसेस्ट हैं उनको ताक में रख के अपने शौक को, अपने परिवार के भरण पोषण को उस लड़की को दे रहा हूँ। हम्म। क्यों कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में वायलेंस करते हैं तो हमारे ऊपर वो एरियर मनी भी लगा देंगे, भाई आपने कोर्ट का पालन नहीं किया, इस डर के मारे। हाँ 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 या। आज हमारे लड़के की कंपनी जो है 13-14 लाख रुपए के घाटे में, लोन्स चल रहे हैं। हम्म। लोन्स चलने के बाद में हमारी पोजीशन ये है कि महीने में 5 दिन तारीख उरई जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती, उसके कोर्ट में 5 तारीखें यहाँ पड़ती झांसी में। लड़का महीने में कम से कम 28 दिन भाग दौड़ में ही लगा रहता, कैसे काम कर पाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम काम नहीं कर पा रहे, भाग दौड़ से मेरे शरीर ने संग छोड़ दिया, लड़का बीमार है, हम बीमार हैं, हमारी वाइफ बीमार है, तीनों आदमी मरणासन स्टेज पे हैं। हम्म। लेकिन देश का कानून को बुखार भी नहीं आ रहा, सर में दर्द भी नहीं हो रहा कि ये परिवार किस बस तरीके से सुप्रीम उत्पीड़ित किया कोर्ट जा ना रहा है। बस ये कहते रह जाती है कि हाँ आजकल औरतें मिसयूज कर रही है, लेकिन कोई इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा है कि इसे हम कोई चेंज एक्शन करें। नहीं, ये सब, सबसे अजीब ये बात है मैडम ये। ये कहने सुनने की बातें हैं। दलीलें कोर्ट में पेश की जाती हैं, हम्म। लेकिन उन पे अमल नहीं होता है। नहीं उन बिल्कुल भी दलीलों को इग्नोर करके आर्डर लड़की के पक्ष में ही होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं आज बिल्कुल। मेरी 30 साल की वकालत में कम से कम 400 से ज्यादा केस ऐसे हुए हैं जिसमें अच्छा। मैं, अगर कोई मुझे चैलेंज करे, मैं हम्म। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठने के लिए तैयार हूँ हम्म। कि इतनी एविडेंस उनकी होने के बाद भी कि लड़की झूठे आरोप लगा रही है, लड़की के आरोपों में दम नहीं है, लड़के को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ऊपर से कोर्ट जो है ना लड़की को सालों साल का वक्त देती है कि आप एविडेंस लाइए, 7 साल 8 साल वो नहीं ला पाती है फिर भी कोर्ट डिसमिस नहीं करती केस को, ये सबसे अजीब बात है। अभी अभी जस्ट मैं एक पेपर को आज पढ़ रहा था। हम्म। दिल्ली हाई कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया उन्होंने, अभी अभी मैंने देखा। हम्म। उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो है लड़की का दहेज उत्पीड़न का केस जो है हम्म। सही नहीं है, और अगर साबित नहीं कर पाएगी तो क्षमा करने योग्य नहीं है, उसको हम अच्छा। सजा करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। हम्म। लेकिन मुझे एक में बता दे कि आज तक किसी कोर्ट ने लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बोलने की बात है अरे लेकिन नहीं, करने की नहीं। उसकी उसकी वजह से इनका मन बड़ा हुआ है।
हाँ हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे और अगेंस्ट कोई कुछ करेगा नहीं, तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। मैडम, जुडिशियल प्रोसेस से मैं जोड़ने के बाद अपना व्यक्तिगत अनुभव और मेरे हम्म आरोप हैं, सुप्रीम हम्म कोर्ट और हाई कोर्ट सुने हमारा इंटरव्यू, हम्म और जिसको चैलेंज करना मुझे बुलाए, मैं सबूतों के साथ आऊंगा। हम्म 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 90% केस लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे सेटिंग के आधार पे। हम्म। ये एक हाथ से बड़ी आप बात दीजिए, कही आप है किसी के आपने। खिलाफ। हम्म आप ये देख लीजिए कि इस धारा का जिस स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है, हम्म कोर्टें आंख बंद करके इसमें आदेश कर रही। इसकी हम्म एफआईआर स्टैंडर्ड पे मैंने 156(3) सीआरपीसी का जब इसने केस डाला था, हम्म तो मैंने वहां ऑब्जेक्शन के साथ जज को सारे सबूत दिए थे। हम्म और हमने उन्हें ये कहा था कि सर, अगर हमारे खिलाफ एफआईआर होती है तो हमारी मानहानि तो हो ही जाएगी, हम्म, इसलिए एफआईआर करने के पहले आप एक बार जांच तो करा लो। बिल्कुल। अगर हम गलत हैं तो आप लिखाइए, हाँ। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बात को सुनो तो आप। हम्म। अब नहीं सुना गया। नहीं सुनेंगे, वही होता है। तो अब आप ये बताइए कि आखिर हमारा ये दोष है लड़कों का कि हम शादी क्यों किए? हम्म। क्या हम हर लड़की के अंदर झांक के ये सब देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो अरेंज मैरिजेस होती है या लव मैरिजेस भी होती है, तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। तो जी। एज एडवोकेट या लॉयर, आप ना जी। क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि कैसे एक लड़की का, लड़कों का तो करते ही है लड़कियां बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, राइट, और अगर कुछ गलत निकलता तो वो तो सीधा केस कर देंगे, लेकिन लड़के तो केस नहीं कर पाएंगे। तो शादी जी। से पहले ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे ना उन्हें थोड़ा सा पता चले कि लड़की का बैकग्राउंड कैसा है, या फिर क्या वो सही है उस लड़के के लिए, क्या कोई दिक्कत आ सकती है, पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो इंसिडेंट जो सही नहीं था। क्या ऐसा कोई तरीका है कि वो प्रॉपरली बैकग्राउंड वेरीफाई कर सके उस लड़की का? देखिए मैडम, तरीका तो है। हम्म आज इतनी परेशानियों और इतने अनुभव के आधार में हम इस बात को कह सकते हैं कि तरीका तो है। हम्म तरीका ये है कि लड़की के शादी के पहले हमें ये चीज एक बार वॉच करनी होगी, हम्म रेस्ट लेके हम उसके घर जाएं, हम्म और उसके घर जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि इस लड़की के अपनी माँ से किस तरीके के संबंध है। अच्छा। नंबर फर्स्ट, हम्म क्योंकि गाइड माँ होती है। हाँ अच्छा हाँ। बुरा वो उसे सिखाती है। हम्म पहली टीचर लड़की की माँ होती है। हम्म लड़की ही उससे कुछ सीख के आती है। अगर वहां उसे ये लगता है, देखिए पिता एक ऐसा होता है, पिता तो लड़की को चाहेगा। हम भी चाहते थे अपनी बेटी को, ब्लाइंड होके चाहते थे। हम हम्म उसकी कमी को नहीं पहचान सकते थे, लेकिन माँ का ये दायित्व बनता है। माँ से उस लड़की का संवाद क्या है? क्या वो लड़की की माँ उसे अपनी बात मनवा पा रही है, हम्म या लड़की की बात को ही सरेंडर कर रही है? लड़की के पिता का लड़की की बातों पर प्रतिक्रिया क्या है? क्या वो पिता जैसा वहां पे कंट्रोल करने लायक है, हम्म या सिर्फ सरेंडर होके उसके सामने नतमस्तक हो रहा है? भले हम्म ही वो लाड़ प्यार में हो रहा हो, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। माता पिता का धर्म बनता है कि हमें ये देखना है। आज एक चीज ये है कि उनके इस कृत्य से दोनों परिवारों की इज्जत गई। तीसरी बात ये है कि हमें लड़की के एक अपने जो फीचर्स होते हैं, हम्म फीचर्स मीन्स संस्कारी लड़की जिसे कहा जाए, हम्म उसके पहनावे ओढ़ने से, उसकी बातचीत से, हम्म उसके निगाहों से, हम्म आंखों से हम लड़की को बता सकते हैं कि लड़की गलत है, गलत है। हम्म अच्छी लड़की, अच्छी लड़की और सही चरित्र की लड़की एकदम अपने से बड़ों से सीधे सीधे, या अपने किसी भी दोस्त से या किसी से सीधे आंख मिला के बात नहीं करेगी। वो थोड़ा तिरछी होकर बात करेगी, हम्म रिप्लाई देगी। हम्म ऐसी कई ऐसी चीजें सामने आई हैं, बट इतना टाइम नहीं होता लोगों को। हाँ हाँ, वही तो प्रॉब्लम। भावनाओं में इतने बह जाते हैं हम्म कि हम ये सोचते हैं कि अगर छोटी मोटी कमी होगी यार, अपने घर में प्यार से बैठा के उसको समझा लेंगे, हाँ हाँ ठीक कर हाँ। लेंगे। हमारी भी बच्ची होती तो हम्म भी हम यही कहते कि भाई हम छोटी छोटी चीजों को कैसे काउंट करें। हम्म हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहा जाता है कि नारियल और लड़की में कोई आज तक फर्क कर पाया? ऊपर से देखने में अच्छे लगते ना, हम्म फोड़ो तो कभी गंदा निकल जाता है ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो यहाँ बुंदेलखंड ये कहावत है। हम्म अब बात आती ये है कि भाई ठीक है, हम इस पक्ष में नहीं है कि हम्म महिलाओं से कोई दहेज के पीछे उत्पीड़न करे या उनके साथ मारपीट करे या उनको किसी तरीके को उत्पीड़ित करे। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं हम्म हमेशा लड़कियों के भी मैं केस लड़ता हूँ।
अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं लड़कों ही के लड़ता हूँ, मेरे पास बेटियां भी आती हैं, उनके भी मैं केस लड़ता हूँ हम्म। और उनको न्याय दिलाता हूँ। हम्म। लेकिन हमारा एक पैटर्न है काम करने का, हम्म। कि कोई भी लड़की अगर मेरे पास आएगी तो पहली काउंसलिंग मेरे द्वारा की जाएगी। आप हमें वकील चाहे करें चाहे ना करें, अच्छा। मैं उससे उसके हस्बैंड का, उसके फादर इन लॉ का नंबर मांगता हूँ हम्म। और उसके मदर फादर को बैठाता हूँ और उनके ससुराल वालों को बैठाता हूँ और हम्म। क्रॉस एग्जामिन फ्रंट पे आमने सामने बैठा के करता हूँ। ओके। अगर मुझे लगता है कि वास्तव में लड़की के साथ गलत हो रहा है हम्म। तो मैं ससुराल वालों की चमड़ी उधेड़ देता हूँ। हम्म। अच्छा, ओके मैं ओके। कानून में कोई कसर नहीं लगाऊंगा। लेकिन बहुत यदि सही, मुझे बहुत लगता है सही तरीका है ये अगर काम लड़की करने गलत है, का। हाँ, ये हम्म। मेरा अपना है, 30 साल हाँ। का अनुभव और ये मेरा तरीका है। नहीं नहीं, किसी के बहुत ऊपर सही भी है। मैं फॉल्स हम्म। एलिगेशन नहीं लगा सकता। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। अपनी वकालत का मिसयूज नहीं किया मैंने कभी। मैं जानता हूं कि मुझे वकालत करने के लिए इसलिए छोड़ा गया कि मैं, वकालत एक समाज सेवा है। बिल्कुल। हमें आमदनी तो देती है, हमारी रोजी रोटी उसी से चलती है, लेकिन पहला हमारा काम है कि हम लोगों को वो अपनी सेवाएं दें जिनके पास पैसा नहीं है, परेशान है, बेवजह फंसाए जा रहे हैं। मेरा एक धर्म है और मैं 30 साल से यही कर रहा हूँ। हम्म। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैंने आज तक किसी पे कोई झूठे आरोप नहीं लगाए, हम्म। न किसी परिवार को मैंने किसी गलत तरीके से अपने कलम से उत्पीड़ित किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका बदला हमें क्या मिला? मैं खुद ही उत्पीड़ित हो गया। हाँ, वही सबसे द पेनफुल पार्ट इज दिस ओनली, कि आपने आज तक इतना कुछ किया लोगों के लिए, और जिस चीज से आपने लोगों को बचाया वही चीज आज आपको झेलना पड़ रहा है, वही प्रॉब्लम आज आपको झेलनी पड़ रही है। और ऐसा नहीं, ना। अब ऐसा है ना, जी हम्म। जी, अब होता ये है ना कि देखिए, हम लोगों को पूर्वार्ध का, पूर्व जन्म का भी कुछ भोगना पड़ता है। हो सकता है इस जन्म में मैंने अच्छा किया, अगले में ना किया हो, हमने किसी को परेशान किया हो, हम्म। हमारे लड़के ने किसी को परेशान किया हो। प्रारब्ध को भी हम आशावादी और ईश्वरवादी हैं, अवसरवादी नहीं है। हम्म। हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, हम्म। हमारी किस्मत को दोष दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन देश में अगर कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, मेरे साथ के कई लोग जजेस हैं, मैं भी 1992 में पीसीएस जे क्वालिफाई किया था। अच्छा, ओके। दुर्भाग्य था कि मैं एक मजदूर का बेटा था और मुझसे वहां पे खुलेआम 1 लाख रुपए मांगा गया, मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे, हम्म। नौकरी नहीं की। ओके। मैंने कहा अगर मैं 1 लाख रुपए दे के जाऊंगा नौकरी पे तो सबसे पहले मैं वो 1 लाख कमाने की कोशिश करूंगा, हम्म। और उसके लिए निश्चित है मुझे गलत काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो सही बात है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी मैं पकड़ा जाऊं हम्म। और फिर बेइज्जत होके मैं वापस आऊं। हाँ, इसलिए जाओ ही क्यों ऐसी जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपना निर्णय बदल दिया और मैं बैक टू पवेलियन अपने यहाँ वकालत में आज, अच्छा। तब से आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे रिकॉर्ड को कोई चेक कर सकता है कि मैंने आज तक कोई गलत केस नहीं किया, हम्म। एक गलत जगह कलम नहीं उठाया मैंने। हम्म। बिल्कुल। मेरी मेरी कई बार हॉट टॉक जजों से हुई। हमें नहीं कहना चाहिए, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मैंने जजों को की बेंच पे जाके थप्पड़ तक रसीद किए गलत काम करने के लिए। हम्म। क्योंकि आज भी क्रेज इतना अच्छा है यहाँ पे कि लोग नाम से यहाँ कांपते, हम्म। जुडिशियल अफसर हो चाहे पुलिस अफसर हो। लेकिन जब मेरे ऊपर एक मेरे परिवार की बहू आरोप लगाएगी तो उसकी सफाई तो हमें कोर्ट में ही देनी पड़ेगी। हाँ, वही बात है। और सारी सफाई देने के बाद भी कोर्ट ब्लाइंड, कानून ब्लाइंड। कानून वाकई में अंधा ही है, कि एविडेंस तो होने के आप, बाद भी वो यकीन नहीं कर रही है। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं, तो फिर इस देश के लोग क्यों ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, हम लोगों को न्याय दिला रहे हैं। आप अंदाज लगाइए, जुडिशियली पे आज देश का 1/4 मनी जुडिशियली पे खर्च हो रहा, हम्म। न्याय के लिए चौथाई, बहुत होता चौथाई, बिल्कुल, बहुत। अरबों रुपए उस पे इन्वेस्ट होने के बाद अगर ये पोजीशन बने कि हमारे लोगों को न्याय ना मिले, हम्म। हमारे बच्चों को इस उत्पीड़न से परेशान होकर, निर्दोष होने की वजह से एक परेशान होकर आत्महत्या करनी पड़े। हम्म। आज मेरे पेपर में झांसी में तो पर डे आता है, पेपर को पढ़ता हूँ, आज फला लड़के ने अपनी पत्नी की कृत से परेशान होकर फांसी पे लटक के जान दी, पॉइजन खा के जान दी। क्या हाँ। सरकार अंधी है कि बहरी है? इनको नहीं दिखाई दे रहा?
वही तो ये बात। जवान लड़के जा रहे हैं, इनको नहीं हम्म। दिखाई दे रहा। और चलिए ये भी मान लीजिए, हम दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि यदि इस तरीके का टेरर लड़कियों का और देश के कानून का दुरुपयोग होता रहा, तो हमारी वो बहन बेटियां शादी कहाँ करेंगी? लड़कों ने तो हाय तौबा कर ली भैया, कुंवारे बने रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और ऐसे आप तो कितने ही बताइए, लड़के हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं, वो केस खत्म नहीं हो रहा है तो इसलिए वो शादी नहीं कर पा रहे। अगर मेरे लायक कोई और ऐसा क्वेश्चन हो आपके के सामने हूँ, और एज ए लॉयर आपको जवाब दूंगा, एज ए फादर आपको जवाब दूंगा, एज ए हाँ सोशल वर्कर आपको जवाब दूंगा, और वही जवाब दूंगा जिसको मैं साबित कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। सपोज एक लड़का है और उसने, वो एक लड़की से रिलेशनशिप में है और जी। उसने उसे शादी का वादा किया है। जी। लेकिन जैसे ही शादी की डेट्स नजदीक आ रही थी तो उसे कुछ ऐसा पता चला कि जो देख के हम बोलते हैं ना रेड फ्लैग्स, कि कुछ गड़बड़ है। तो लड़के को कुछ ऐसा पता चलता है कि कुछ एक गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि उसने अब प्रॉमिस कर दिया है अपनी बेटी अपने गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को, कि वो शादी करेगा उससे, तो अब वो पीछे भी नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक लड़के को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर वो पीछे लड़के जाता को है तो शायद, हाँ, क्योंकि अगर वो पीछे हटता है तो शायद वो उस पे फॉल्स केस कर दे, रेप ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो लड़का डर सकता है और उससे शायद शादी करनी पड़ जाएगी उस लड़की से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां जबरदस्ती शादी करना चाहती है, वो महिला कोर्ट में जाके कंप्लेन करती है कि लड़का मुझसे शादी नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे केसेस है, तो ऐसे सिचुएशन में एक लड़के को क्या करना चाहिए? बिल्कुल उस लड़की के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, हम्म। यदि एग्रीमेंट के दौरान किसी के पास्ट का कोई इस तरीके का मामला सामने आता है, चाहे लड़के का हो या लड़की हो, तो एग्रीमेंट शून्य माना जाता है। कानून उस पर कोई उसको मतलब सजा नहीं दे सकता। अगर लड़की का कोई करेक्टर आता है सामने, या लड़की का कोई स्वार्थ सामने आता है कि वो सिर्फ हमको इसलिए शादी का आश्वासन दे रही है कि हम इसकी संपत्ति को यूज करें या इस लड़के को यूज करें, हम्म। ऐसी स्थिति में कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती। कानून उसको ये नहीं कहेगा कि आपने वादा किया तो आप शादी करो, क्योंकि टर्म्स ऑफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कंडीशन उस समय सिचुएशन क्या बनी, हम्म। उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। तो आप इसलिए बोल उसमें रहे हैं कि कोई लड़की शादी के से ऊपर पहले, के लिए मतलब कोई आप कार्रवाई नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि शादी से पहले एक एग्रीमेंट कर लेनी चाहिए दोनों को? हाँ डेफिनेटली। अगर अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, मैं तो ये तक कह चुका हूँ कि जैसे पंडित को बुलाया जाता, नाई को बुलाया जाता, उस तरीके से एक बगल में वकील भी बैठा दिए, हम्म। और वहां पे स्पष्ट तौर पे एग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होना चाहिए कि किन कंडीशन पे आप हमसे शादी कर रही हैं। हम्म। आप हमसे ये शर्त नहीं रखेंगे, माँ बाप से अलग रहिए, आप हमसे ये शर्त नहीं रखेंगे कि आप हमको जो मॉडर्न चीजें हैं उनकी डिमांड पूरी करिए जो हम कहें, आप हमारे साथ में कोई अभद्रता नहीं करेंगे। म्यूचुअल, 2000 म्यूचुअल, हम हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी, दोनों की तरफ से। जो ओके। सामाजिकता में शादियां होती हैं, जो उनमें हमारे शादी के एक अपने आधार होते हैं जिससे परिवार बनते बिगड़ते हैं, उन हम्म। आधारों को मजबूत करके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 90% शादियां फर्जी कानून की वजह से टूट रही। टूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और और अगर हमें समाज को बचाना है तो हमें एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट मतलब प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जो है हाँ, वो करना एक जरूरी एक हमारी जैसे रिंग सेरेमनी वगैरह होती है, उस दौरान उस घटना के पहले हमें ये एग्रीमेंट करना होगा, है। करना पड़ेगा और करना चाहिए। चाहिए। इसमें किसी की कोई मान सम्मान की बात नहीं। अरे लड़की को परेशानी होती है तो लड़के पे वो एग्रीमेंट फॉलो करेगा, अगर हम्म। लड़के को परेशानी होती है लड़की को फॉलो करेगा, बिल्कुल जस्टिफाई बिल्कुल। होगा ना। हम्म। लेकिन विवाद के कारण तो नहीं बनेंगे, इस तरीके के झूठे आरोप तो नहीं लगेंगे। हाँ एक, सही बात है। दोनों पक्षों को एक भय रहेगा कि देयर आर सम रिटन एग्रीमेंट, हम्म। यार बाउंड। उस भय से भी कुछ लोगों की घटनाओं में कमी हो जाएगी। हम्म। छोटी छोटी बातों में उनमें भय रहेगा तो एग्रेसिव नहीं होंगे, हम्म। लड़ाइयां नहीं होंगी, परिवार नहीं टूटेंगे। हम्म। इसलिए मैं इसको बुरा नहीं मानता। नेक्स्ट। अच्छा। ओके। और आजकल ना ऐसे इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ना जी कई जी सारे एड्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो जी। दोषी लड़कों को ही दिखाते हैं। ठीक है, जैसे एड्स में ऐसे बोले जाते हैं ना कि आप अपने बेटों को सिखाइए कि ये ना करे, वो ना करे, ये ना करे। तो क्या है ना कि सबका ये एक
नोशन बन गया है, प्री कंसीव नोशन की गलत तो लड़के ही है। कभी भी जी। किसी भी एड्स में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आप अपनी बेटी को सिखाइए या बेटी को ये कहिए। हमेशा भारत की बेटी, भारत की बेटी, लेकिन भारत का बेटा कोई नहीं बोलेगा। तो आपको क्या नहीं लगता कि हमें अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी सिखाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है? इसमें आपका क्या कहना है? अब इसमें तो मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि चूंकि देखिए, मैं इसमें बेटी के पक्ष में बोलूंगा। हम्म। मैं इसमें इसलिए बोलूंगा कि भाई बेटी तो 20 साल सीख के आती है ना अपने घर से, हम्म। जो सिखाया गया। अब शेष जो चीज होती है वो हमको सिखानी होती है, हम्म। हस्बैंड को सिखानी होती है, सास ससुर को सिखानी होती है। हम्म। बट सिखाएं तो हम तब, अच्छी चीजें तो उसमें तब डालें जब उसमें जगह हो ना। हम्म। वो तो गर्दन तक फुल है, उसको इस तरीके से सिखा के भेजा जाता है कि हमारे सिखाने की गुंजाइश नहीं था। और बेटी वापस वहां पे, मैंने देखा, मोस्टली मैंने ये देखा, लड़कियां क्रूअल्टी की हद पार करती हैं। वो कहती हैं हम मायके नहीं जाएंगे, हम तो आपकी छाती पे करेंगे जो कुछ हम्म। करना है, हम्म। हम मिट्टी का तेल डाल लेंगे, हम छत से कूद जाएंगे। और कम से कम यहाँ पे 20% लड़कियां, मेरा अनुभव है, 20% लड़कियां जिनको कहा जाता है दहेज हत्या, हम्म। 20% लड़कियां अपने ससुराल वाले, अपने हस्बैंड को डराने में, डराने का नाटक करने में मर जाती। उनको नहीं मालूम है कि हम पंखे पे लटक रहे हैं इनको डराने के लिए, और वो सांस रुक जाती। हाँ हाँ हाँ, ऐसे उनको कैसे। नहीं मालूम होता कि हम मिट्टी के तेल को डाल रहे हैं, हाथ पे पूरे बदन में आग लग सकती है। हाँ हाँ, फिर वो गलती से हो जाता है वो एक्सीडेंट। 20% मैंने कम बताया, ज्यादा हो सकता है, लेकिन 20% ये मेरे आंखों का अपना अनुभव है। अच्छा। मैंने मैंने ऐसे पोस्टमार्टम्स कराए हैं, उन परिस्थितियों को मैंने देखा है, मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, मैं हम्म। करीब से उन केसों में घुसा हूँ। हम्म। तो ये पाया कि उस लड़की को खुद पता नहीं था कि हम मर जाएंगे। हम्म। लेकिन फंसता तो तो लड़का वो है। है, नहीं लड़का पिसता है, मैं मानता हूँ लड़का पिसता है। अब चल लड़के को जेल हो जाएगी, हम्म। लड़के को परेशानी हो जाएगी, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को दी हमेशा के लिए। अगर आपने अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद वो बेटी भूल रही होती ना। ये बात भी सही है। उस कमी को आप कैसे पूरी करेंगे? आज हम्म। मैंने अपनी बेटी खोई है, मुझे मालूम है। मेरी बेटी भले ही बीमारी के बाद खत्म हुई है, हम्म। लेकिन उसकी कमी मुझे ढक ढक पे खल रही है। हम्म। हम नहीं मालूम है कि बड़े होके हमारी बेटी भी हो सकता है कि ऐसी हरकत करती। हम समाज को बताते कि हम बेटी को कैसे रखते, बहू को कैसे रखते। हम्म। बेटी भगवान ने छीन ली, बहू ने हमको बर्बाद कर दिया। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? इससे दर्दनाक घटना और क्या हो तो सकती है, बताइए। मैं तो वो परिवार का एक ऐसा पिता हूँ कि जो ना मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। हम्म। क्यों? कि हमारे बच्चे को ये विश्वास है कि हमारे पापा सीनियर लॉयर हैं। हम्म। और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं लॉयर हूं, मैं कानून को जानता हूं। अगर अनपढ़ होता तो कोई भी स्टेप ले लेता, हम्म। लेकिन कानून के एक एक लाइन को मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है मैं उसके ऊपर कैसे वायलेंस कर सकता हूँ। हम्म। मुझे मुझे मालूम है कि अगर मैंने कोर्ट की एक घटना को हमने ओवरलुक किया या वायलेंस किया तो उस पर क्या सजा होगी। हम्म। लिहाजा हम 4 साल से धाराएं ही गिन रहे, हम्म। बिल्कुल। और वो लोग हमारे ऊपर उल्टी धाराओं पे धाराएं, धाराएं पे धाराएं लगाए चले जा रहे हैं। हम्म। 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 क्योंकि उस बहू का पिता एक गजेटेड ऑफिसर है, पैसे वाला है, तो पैसे से जजों को खरीद लेता है। सही बात है। और इसलिए ऐसा। सारे सबूत हमारे एक तरफ रख दिए जाते उसको पहले। हम्म। 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 और मैं एक इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमन मानसिकता ये है कि भाई लड़की ही गलत नहीं है, लड़के ही गलत। वही बात है। तो इस चीज को समाज से हटना चाहिए। और ऐसे जो केसेस है ना, जो 498A हो या दावरी हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, जो फॉल्स केसेस है, लड़की के जी। पास एविडेंस नहीं है, लड़की के पास एविडेंस है, बट हाँ, तो ऐसे सिचुएशंस में अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुभव से आप बताइए कि कितना वक्त लग सकता है ऐसे केसेस को खत्म होने में, जहां लड़की के पास एविडेंस नहीं है लेकिन। अगर लड़की के पास एविडेंस नहीं है तो एफआईआर के तुरंत बाद सीधा हाईकोर्ट जो है सेक्शन 482 सीआरपीसी में उस एफआईआर को ही कुछ कर देगा हम्म। विद इन मंथ, स्पष्ट। लेकिन ऐसे लेकिन केसेस होता है क्या है, कमल जी, मैंने होता देखे, क्या है मैडम, एविडेंसेस है। प्लीज, एविडेंस अगर लड़की के पास नहीं है तो 482 में विद इन मंथ हाईकोर्ट को उस एफआईआर को पेश करके खत्म कर देनी चाहिए। हम्म।
चाहिए। ये कानून है, हम्म। ये कानून है। लेकिन हाईकोर्ट करता क्या है कि हाईकोर्ट की मंशा में, जुडिशरी को हमेशा गलत नहीं ठहराता हूँ, मैं उस पेशे से हूँ। हम्म। हाईकोर्ट की मंशा ये रहती है कि परिवार न टूटे। हम्म। अगर हम उस एफआईआर की इज्जत एकदम नहीं करेंगे और उसको हम पेश कर देंगे तो उस लड़की को धक्का लगेगा और शायद उसको कोई बड़ा कदम ना उठा ले। तो अच्छा। हाईकोर्ट क्या करती है कि 482 में लड़के वालों को रिलीफ देके उनकी गिरफ्तारी पे प्रतिबंध लगा देती है, टिल फर्दर चार्जशीट, टिल फर्दर ग्रांट द क्रेडिबल एविडेंस, ऐसे कुछ ऑर्डर करती है और उसको मीडिएशन में भेज देती है। अब हाईकोर्ट मीडिएशन करने के लिए जब लड़के लड़की वहां जाते हैं तो उनका प्रयास ये रहता है हम्म। कि भाई कोई रास्ता निकल जाए, इनकी बात की इशू खत्म हो जाए। तो हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून हमेशा गलत होता, बट कानूनी प्रक्रिया हमेशा गलत होती है। हम्म। ये देश में कानून अच्छे बने हैं, हम्म। लोगों को न्याय देने के लिए कानून बने, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है वो इतना गंदा है। हम्म। एक बार हाईकोर्ट जाने के बाद में उसको उन्होंने लिस्टेड कर दिया तो 5 साल के पहले हाईकोर्ट दोबारा उसको टेक ओवर नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल। जब 5 साल हमारा मामला टेक ओवर नहीं होगा तो हम तो ऐसा स्थिति में लटके रहे, ना हम इधर शादी कर सकते हैं, ना हम दूसरी शादी कर सकते हैं, ना हम्म। ही हमको कोई आराम है। भले हम्म। ही हमारी गिरफ्तारी को रोक लग गई हो, हम अपने आराम में बैठे जैसे, पर हम्म। लाइफ तो खराब हो रही ना। लाइफ खराब हो रही। लड़की की भी खराब हो रही, लड़के की भी खराब हो रही। अरे बिल्कुल आप तो, बिल्कुल। आपको लगता है जो दोषी है उसको आप तुरंत एक्शन लीजिए हम्म। और डिसीजन दीजिए। अगर हम गलत हैं तो हमको जेल जाना चाहिए, हम्म। बट लिंगर करने से क्या आपको मिल रहा है? वही बात है, वही बात चलो है। आपकी मंशा लिंगर करने में ये है कि अगर आपकी मंशा लिंगर करने में ये है कि शायद परिवार न टूटे, अब की बार में सुलह हो जाएगी, अब की बार में, पर कितने टाइम? हम्म। 10 साल किसी को समय दिया जा सकता है? हम्म। अभी आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि अब इंसान की उम्र ही 20 साल रह रही है, 10 साल में बुढ़ा हो जाएगा, 20 साल में खत्म हो जाएगा। हम्म। अगर हमारे हाईकोर्ट ये जिंदा रहे, सुप्रीम कोर्ट जिंदा रहे, तो पैसा पैदा होते ही हमको मुकदमे में जाना होगा, तब हम्म। 20 साल में कोई निर्णय कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात कही। तो इस न्याय प्रक्रिया को सुधारना चाहिए, हमारे जुडिशियल अफसरों को समझना चाहिए कि हम्म। वो जो कर रहे हैं ये समाज हित में नहीं है। बिल्कुल। और आज वो मेरे लड़के के साथ कर रहे हैं, यही उनके लड़के के साथ होने वाला हम्म। तब उनको समझ में है। आप आएगी। बताइए, जब तुम्हारे लड़के लड़की के साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ झांसी में रह के, डीजीपी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो रहे, एक बार हम्म। उनका केस में लड़ने गया था दिल्ली। हम्म। हमारे यहाँ कलेक्टर रहे हैं, आईएएस अधिकारी वरिष्ठ, मैं उनके केसों में गया। मेरे यहाँ जुडिशियल अफसर रहे जिनके दहेज के केस चले, हम्म। उनके केसों को मैंने प्लीट किया हम्म। और सुलझाने का प्रयास किया। ओके। हर आदमी को इसी लाइन से गुजरना है। ये गंदा कानून, अगर पानी एक नल से गंदा आ रहा है तो उसको जितने लोग पिएंगे सबके मुंह में जाएगा। सही बात है। और ये देश की न्याय व्यवस्था एक इतनी गंदी बहती हुई नदी है कि जो सबके घरों को सींच रही है। किसी का आज है, किसी का कल है। आज हम परेशान है, कल जज परेशान होगा, परसों सुप्रीम कोर्ट का जज परेशान होगा। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। समाज के हित में लोगों को बदलना चाहिए। प्रायोरिटी पे उस बच्ची की बात को सुनो, समझो और क्विक डिसीजन दो। मैट्रिमोनियल मामले में जल्दी निर्णय होने चाहिए। जो लिंगर हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना बच्चों चाहिए। की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा दोषी है, आप फांसी पे लटका दो, हम तैयार। हम्म। अगर निर्दोष है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्टली शर्मा जी, आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मेरा मैसेज सिर्फ ऑडियंस के लिए यही है कि ये कानून गंदा है, इससे हम बच सकते हैं। जो बचने के उपाय हमने सजेस्ट किए हैं, अब तो हमें मजबूर होके अपनी शादी को एक एग्रीमेंट के रूप में लेना होगा, चाहे हम्म। वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज। और सारी की सारी शादी को हम एक एग्रीमेंट के रूप में चलें और उसको लिखा पढ़ी बाकायदा रजिस्टर्ड करा के चलें। हम्म। मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक नियम है, प्रावधान है। आप अपने एग्रीमेंट को लेके जाइए, पहले आप मैरिज को रजिस्टर्ड कराइए। हम्म। पहले मैरिज रजिस्टर्ड कराइए, इसके बाद आप शादी करिए। हम्म। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई आनाकानी करता है, समझ लीजिए उसकी नीयत में खोट है। हम्म। मत पड़िए झमेले में, हम्म। मत पड़िए। इसके बाद भी यदि कहीं कोई इस तरीके किसी के पास ऐसी समस्या है, हम्म। तो ऐसे लड़कों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अगर अपनी जगह 100% सही है तो उनको टूटने की जरूरत नहीं है। अब देश में एक कानून और भी है
लिव इन रिलेशनशिप, हम्म। जिसको गवर्नमेंट मान्यता दे रही, कानून मान्यता दे रहा, उसकी संतान को वैध संतान का रूप है। हम्म। आप 494 आईपीसी के डर से आप लड़की के तलवे मत चाटिए। बिल्कुल। अगर आपकी पत्नी आपको उत्पीड़ित कर रही है, उससे डरिए मत, फेस करिए। 10 साल लगेंगे, लगने दीजिए, क्योंकि लड़कियां भी परेशान है। हम्म। बिल्कुल सही बात है। आपको जो अच्छी लगे उस लड़की के साथ आप अपना शेष जीवन बताइए, तय कर लीजिए कि ठीक है, जैसे हमारी डाइवोर्स होगी हम आपसे शादी करेंगे, ये एग्रीमेंट बना के दीजिए। हम्म। बशर्ते उस दौरान आप और हमारे बीच में संबंध अच्छे चलते रहें, दोनों की ओर से। हम्म। कोई काला अतीत हमारा सामने आपके आए तो आप हटा सकते हो, और आपका आएगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं। हम्म। पता बिल्कुल। चले कि हम एक से छुटकारा नहीं पाए, दूसरी को गले बांध ले, हम्म। तो ये नहीं होना चाहिए। हम्म। हमारा सिर्फ ये उन ऑडियंस को सबमिशन, ना वो बच्चे आत्महत्या करें, ना ही कोई गलत कदम उठाएं, ना ही मानसिक रूप से पीड़ित रहें। इसको एक अपने जीवन का लाइक एक ऐसा कि हम 5 साल के लिए बीटेक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शादी के बाद, और हम्म। शादी के बाद मेंटली प्रिपेयर रहना होगा उनको स्ट्रगल करने के लिए। हम्म। अगर वो इस तरीके से अपने अगले 5 साल शादी के बाद काटते हैं तो ये परेशानियां उनको जरा भी तकलीफ नहीं दे पाएंगी, हम्म। ओके। और ना ही कानून उनका कुछ बिगाड़ पाएगा। अगर कानून लड़की के पक्ष में है भी, हम्म। तो कानून में कई ऐसे रिलीफ भी हैं कि मैट्रिमोनियल मामले में कोई भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, किसी को जेल नहीं जाना पड़ता। उन माता पिता को मैं संदेश दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्टों ने ये अपनी नजीरें दी हैं कि हस्बैंड की आमदनी पे ही आप क्लेम कर पाएंगी। हम्म। उनके फादर की, उनके पारिवारिक मामलों में आप कतई उससे कोई दखल नहीं दे पाएंगे। हम्म। तो उनको कितनी चिंता है यार, हमारी आमदनी के हिसाब से हमारी वाइफ अगर हम पर झूठा मुकदमा करे और कुछ ले रही है, लेती रहे, हम्म। दें और न्याय के इंतजार करें। अभी भी जुडिशली पे भरोसा हम करना सिखाएंगे। हम्म। हम ये बिल्कुल। नहीं कहेंगे कि कानून बिल्कुल अंधा है, कानून अंधा तो है, लेकिन एक आध रोशनी की किरण कहीं ना कहीं है। जज अच्छे भी हैं, बिल्कुल। 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 एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत भी बात हैं, आपने कही है। जज अच्छे भी हैं जो लोगों को सुनते हैं, लोगों के साथ न्याय करते हैं। मेरे हम्म। जीवन में अच्छे बुरे लोग आए हैं, लेकिन बुरे लोगों की संख्या 25% है, 75% है अच्छे लोगों की। हम्म। या बिल्कुल। वो मुझे ही अच्छे लगते हो, लेकिन मेरी फीलिंग ये। हम्म। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह सकता है कि सारी जुडिशली खराब है, हम्म। बट ये है ज्यादातर लोग इसको जो है दुरुपयोग कर रहे हैं इसका, हम्म। अपने वही पदों वही। का। और उनकी उनकी मजबूरी है, दैट इज नॉट माई ऑफिशियल स्टेटमेंट। हमारा ये कहना है कि भाई कोई भी जुडिशियल अफसर है, जब उनका बायोडाटा हम ऑनलाइन देखते हैं तो हाई स्कूल थर्ड, इंटर सेकेंड, एलएलबी ग्रेस से, हम्म। और वो बने हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हम्म। और वो कैसे बने हैं सबको मालूम है। हम्म। तो फिर तो वो अपना उस कोटे को पहले भरेंगे ना। उस भरने के चक्कर में साल 2 साल में वो उसकी भरपाई करते हैं, और हम्म। इसके बाद में ये पोजीशन होती है कि फिर उनकी वो हैबिट में आ जाता है। हम्म। और बिल्कुल। जो ईमानदार लड़के आए हैं, जुडिशियल अफसर जो मेहनत करके आए हैं, उनको हम उंगली नहीं उठा सकते। हम्म। वो आज भी अच्छे हैं, आज भी न्याय कर रहे हैं और उस चीज को परखते हैं। हम्म। इसलिए हम उन लड़कों से सबसे यही कहेंगे कि कानून पे विश्वास रखें। अच्छे लोग भी आएंगे आपके जीवन में, अच्छा समय आएगा, समय का इंतजार करिए। हम्म। बुरा समय, जब ज्यादा बुरा समय आप पे आ रहा हो तो उतना ही आशावादी बनिए कि अब अच्छा समय आने वाला। हम्म। जब कम है तो आप समझिए कि अभी और आ सकता है बुरा, लेकिन अब ज्यादा बुरा समय आ जाए तो हम्म। समझिए कि अब अच्छा आने वाला। अच्छा आने वाला है। बिल्कुल। इस भरोसे पे, उस परम पिता परमात्मा के भरोसे पे आप न्याय पे रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायाधीश वो है। हम्म। सही बात है। अगर उसने आपको आशीर्वाद दिया है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपका रोम टेढ़ा कर जाए। जिसका उदाहरण मैं और मेरा परिवार है, कि हम्म। 5 साल से अपना एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है, उस परिवार ने आज तक हम लोगों का रोम नहीं बिगाड़ पाया। हाँ, हम्म। मेंटेनेंस देना ये कानून में है, इसको हम नहीं रोक सकते, हम्म। क्योंकि वो वाइफ है। एलिगेशन जब तक हमारे सारे के सारे क्लियर नहीं हो जाते हैं, हम्म। हमें कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिल पाती है, तब तक उसके आरोपों पे एक
बाध्यता बनी रहती है कोर्ट की, और हमें उनका मेंटेनेंस देना होगा। हम्म। तो ये पोजीशन है, इसलिए हम लोगों से कहेंगे घबराए नहीं। और अगर फिर भी किसी आदमी के पास पैसा नहीं है, परेशान है, तो मैं एडवोकेट फ्री में हूँ। वो मुझे जहां बुलाएगा मैं उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाऊंगा। हम्म। तो शर्मा जी, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, और आपकी बातें सुनकर मैं श्योर हूं कि ऐसे जितने भी लड़के हैं जो आज पीड़ित है और ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिली होगी। और वो अभी अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखेंगे। आपकी बातें सुनकर उनको वो एक रे ऑफ होप जिसे हम बोलते हैं ना, वो मिलेगी उन्हें। एक जी। अगर उनके अंदर अभी तक वो चीज नहीं थी, वो रे ऑफ होप नहीं थी, तो भी उनको जरूर मिली होगी आपकी बातें सुनकर। क्योंकि एक फादर की तरफ से आपने जो बातें कही है, वो हर लड़की के लिए सुनना, हर लड़कों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। और मैं यही उम्मीद करूंगी, यही दुआ करूंगी कि आपकी नहीं, जितने मैं भी मैडम मैं प्रॉब्लम्स ये है। चाहूंगा कि मदर फादर को भी ये सुनना चाहिए, क्योंकि फादर को भी रिएक्ट करना होता है, मदर को भी रिएक्ट, बिल्कुल उनको भी बिल्कुल, हमें सबको ये सबको। डिटेल जानी चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी। सबको सुनना बहुत जरूरी है, ये इंटरव्यू, आपकी बातें। और मैं यही दुआ करूंगी कि आपकी जो ये जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आप झेल रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, और वापस से आपकी जिंदगी में वो खुशियां वापस आए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम थैंक यू। दोबारा जरूर मिलेंगे। ऐसे ही एक टॉपिक वापस से हम एक डिस्कशन करेंगे आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।